कर लेता हूँ। देखिए लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे बैड डेट एंड बैड डेट रिकवर्ड हम लोगों ने गो थ्रू किया था। इसके हम पास्ट पेपर के सवाल भी करेंगे, ठीक है ना? अभी हम चलते हैं आगे। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास प्रोवी डाउटफुल डेट। वो है हमारे पास डाउटफुल डेट्स, ठीक है ना? डाउटफुल डेट्स। सर हमने वो तो पढ़ लिया था, क्या बोलते हैं आपका बैड डेट तो पढ़ लिया था। बैड डेट के अंदर आपने ये बताया था कि वहां हमें क्या होता है, कंफर्म्ड लॉस हो जाता है। बैड डेट में हमें क्या होता है, कंफर्म्ड लॉस हो जाता है। कंफर्म लॉस का मतलब क्या है, हमें पक्का यकीन हो जाता है कि भाई हमारा लॉस जो है होना है। हमें पक्का यकीन हो जाता है कि हमारा क्या है, लॉस होना है। ठीक है, बैड डेट में ये पढ़ाया था मैंने कि बैड डेट में क्या होता है, हमें पक्का यकीन होता है कि भाई हमारा लॉस हो चुका है, ये पैसे हमें नहीं मिलने वाले। तो उसकी एंट्री हम करते थे बैड डेट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। सर ये डाउटफुल डेट क्या है, एनी आइडिया? आप लोगों में से किसी को आइडिया है डाउटफुल डेट क्या होता है? जी बेटा। सर ये हम पहले से ही मतलब सोच के रखते हैं कि हमें इतने पैसे हमें नहीं मिलेंगे अपने ट्रेड रिसीवेबल से, तो हम पहले ही रिकॉर्ड कर देते हैं। ओके आप क्या कहते हैं फातिमा बेटा एंड कश्यप बेटा, अगर आपने कभी स्कूल में पढ़ा हो डाउटफुल डेट किसे कहते हैं? Sir, you're uncertain as to whether or not you'll get your money. ठीक है, बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप कि इसमें हम वर्ड यूज करेंगे कि these are the bad debts that are yet to be confirmed. These are bad debts yet to be confirmed. ये वो bad debt हैं जिनको confirm होना है, या इसके लिए मैं एक और वर्ड यूज करूंगा, these are future bad debts. These are, अभी नहीं है ये bad debt, अभी नहीं है bad debt, अभी नहीं है बैड डेट, लेकिन फ्यूचर में ये जाके बैड डेट हो जाएंगे। अभी नहीं है, फ्यूचर में जाके हो जाएंगे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, मतलब ये पैसा हमें नहीं मिलेगा। यानी ये वो बैड डेट है जो फ्यूचर में होने हैं, लेकिन हमें डाउट है इनके ऊपर। ये वो बैड डेट है जिनके ऊपर हमें डाउट है कि फ्यूचर में जाके इतना पैसा हमें नहीं मिलेगा। बैड डेट तो ये होता है कि हमें पैसा नहीं मिलने वाला इसी साल, और यकीन है, 100% श्योर हो चुके हैं नहीं मिलने वाला, कुछ भी कर लो। लेकिन ये क्या है, ये बैड डेट जो है हमें लगता है एटलीस्ट अगले साल नहीं मिलेंगे। ये वो पैसे हैं जो एटलीस्ट अगले साल या फ्यूचर में जाके हमें नहीं मिलने वाले। फ्यूचर में जाके नहीं मिलने वाले, फ्यूचर में, इस साल नहीं, अगले साल या उसके बाद। ठीक है, तो इसको हम फ्यूचर बैड डेट्स भी कहते हैं। तो सर हमें अगले साल नहीं मिलेंगे, इससे अगले साल नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करें अभी? हमें जब इनकम स्टेटमेंट बनानी होती है तो हमें तो वो एक्सपेंस लिखना होता है जो इस साल होना है। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स वो आती है जो इस साल होनी है, परचेज इस साल जो भी है वो आएगी, रेंट जो इस साल हुआ है वो आएगा। तो अगले साल का तो अचार डालेंगे, अगले साल जब आएगा तब देखा जाएगा। क्या ख्याल है? जब ये बेड डेट फ्यूचर में पक्का होना है और ये फ्यूचर में पता लगना है, तो जरूरी थोड़ी है कि इसको इस साल रिकॉर्ड करें, फ्यूचर में होगा तब रिकॉर्ड कर लेंगे इसको। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि all anticipated losses all anticipated losses all anticipated losses are to be recorded. All anticipated losses are to be all anticipated losses are to be recorded. क्यों? to avoid to avoid overstatement of to avoid overstatement of profits and assets. मैं दोबारा रिपीट कर दूं अपनी बात। सर
ये बेड डेड तो फ्यूचर में होना है, तो अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस। एंटिसिपेटेड लॉसेस उनको कहते हैं जो बाद में पता लगेगा हमें, पर हमें शक है, मतलब फ्यूचर के लॉस। हमें शक है कि फ्यूचर में जाके ये लॉस होना है, हमें शक है कि फ्यूचर में इतना लॉस होगा। एंटिसिपेटेड भी कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं, इसको एक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं। तो वो कहता है जो लॉस फ्यूचर में होना है उसको भी आज रिकॉर्ड करो। प्रूडेंस का मतलब होता है एहतियात। तो ये कहता है जो लॉस फ्यूचर में होना है उसको भी रिकॉर्ड करो आज। क्यों? ताकि आपका प्रॉफिट ओवरस्टेट नहीं हो, ताकि आपका एसेट ओवरस्टेट नहीं हो। अच्छा, जरा मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको पता चले कि 1 महीने बाद पानी खत्म हो जाएगा हैदराबाद में, तो क्या ख्याल है, जब पानी खत्म होगा तब सोचेंगे क्या करना है, या अभी से सोचना शुरू कर देंगे? मेरा एक सवाल है, अगर आपको पता लगे कि 1 महीने बाद पानी पूरे हैदराबाद में खत्म हो जाएगा, तो जितनी भी पेरेंट्स हैं, रेजिडेंशियल एरियाज हैं, ये लोग कब सोचेंगे, जब पानी खत्म होगा या अभी से ही कुछ फिक्र करना शुरू कर देंगे? अभी से। अभी से ही करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि जब पानी खत्म होगा फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ भी यही चीज है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है? एहतियात वाली अप्रोच। वो क्या कहता है कि जो फ्यूचर में लॉस होना है उसको आज ही रिकॉर्ड करो। क्यों? क्योंकि जब तुम लॉस को रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? जल्दी से बताना। जब हम लॉस को रिकॉर्ड करते हैं, जब हम लॉस को लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट में, प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बी क्विक गाइस। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो वो कहता है इससे क्या होगा, एंटीसिपेटेड लॉस से प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होने से ये होगा आप ड्राइंग ज्यादा नहीं करोगे। प्रॉफिट कम होने से क्या होगा, आप थोड़ा सा एफिशिएंटली काम करोगे। प्रॉफिट कम होने से क्या होगा, आप थोड़ा सा एफिशिएंटली काम करोगे कि यार मैं प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करूं। और फ्यूचर में जब लॉस होगा तो आपको इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गए। आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गए। देखो एग्जाम मई जून में होने, आप अभी से तैयारी शुरू कर दें, क्या फायदा होगा? जब मई जून में एग्जाम होंगे ना, आप मार्किंग स्कीम छाप कर आएंगे। मैं अपने अकाउंटिंग स्टूडेंट से कहता हूं हमेशा कि मार्किंग स्कीम छाप के आया करो, मार्किंग स्कीम। इतना पढ़ो कि तुम्हें हर चीज याद हो, रट गई हो वगैरह, कौन सा सवाल कहां से दिया था उसने। ठीक है? इसी तरीके से आपके एसेट भी ओवरस्टेट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम बैड डेट को रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा रिसीवेबल कम हो जाता है। तो डाउटफुल डेट से भी क्या होगा, आपके रिसीवेबल कम होंगे। ठीक है? बैड डेट की तरह ये भी एक लॉस है, तो आपके प्रॉफिट को कम करेगा, और ये आपके एसेट्स को यानी ट्रेड रिसीवेबल को भी कम करेगा। तो ट्रेड रिसीवेबल जब कम होंगे तो इससे क्या फायदा होगा, हम अपने आप को ओवर स्मार्ट नहीं कंसीडर करेंगे। अगर हमारे एसेट हमारे पास ज्यादा आ रहे हो, तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग ज्यादा करेंगे। हम बैंक से जो है कर्जे वर्जे ले लेंगे, फ्यूचर की एक्सपेंशन प्लान बना लेंगे। बाद में जब पता चलेगा एसेट है ही नहीं इतने हमारे पास, बाद में पता चलेगा यार इतने पैसे तो रिकवर ही नहीं हुए, तो हमारे लिए क्या होगा, बहुत मसला पैदा हो जाएगा। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है ठीक है लॉस फ्यूचर में होना है, लेकिन इसको आज ही रिकॉर्ड कर लो। इसको आज ही रिकॉर्ड करो, फ्यूचर में नहीं, आज ही रिकॉर्ड करो, ताकि आपका प्रॉफिट ओवरस्टेट नहीं हो, ताकि आपके एसेट ओवरस्टेट नहीं हो, और आप बिजनेस को एफिशिएंटली रन कर सकें। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही? कशफ, फातिमा? Yes, sir. ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब अगला स्टेप आता है कि इसको रिकॉर्ड करना कैसे है। मुझे कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर में मेरे बेड डेट कितने होने, मुझे कैसे पता लगेगा? तो यहां हम करते हैं एस्टिमेशन। क्या करते हैं? एस्टिमेशन मतलब हम परसेंटेज लगाते हैं। हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक परसेंटेज लगाते हैं हालात को देखकर, मतलब अपने कंपेटिटर्स को देखकर। अगर मेरा स्कूल है तो मेरे कंपेटिटर के पास हर साल कितनी फीस कलेक्ट नहीं होती, लाइक उसने कहा कि हर साल 5% फीस मेरी रह जाती है, बच्चे नहीं देते, और बच्चे बाद में फिर स्कूल छोड़ देते हैं। अच्छा जी, मार्केट को देखकर कि हम हैदराबाद में ऑपरेट कर रहे हैं, हैदराबाद में ट्यूशन सेंटर हो गए, हैदराबाद में स्कूल हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए। अगर मैं स्कूल चला रहा हूँ तो उनसे मालूमात लूंगा, वहां पता चला कि क्या नाम है, हर स्कूल में यही सीन है, हर सेंटर में यही सीन है कि जितनी भी फीस होती है 5% फीस साल के एंड में रह जाती है। हर साल बच्चे फीस नहीं देते, और फिर अगले साल पता लगता है जब वो बच्चा नहीं आ रहा होता, जब वो छोड़ के जा चुका होता है। तो इससे हमें क्या होगा, हमें एक अंदाजा हो जाएगा कि एक स्पेसिफिक परसेंटेज है जो फ्यूचर में हमें नहीं मिलेगी। मेरी बात समझ में आ रही? अब हमें नहीं पता कि फ्यूचर में मेरा लॉस कितना होना है, फ्यूचर में मुझे कितने पैसे नहीं मिलेंगे।
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मार्केट को देख के एक परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं कि मार्केट में कितने लोग ऐसे हैं जो पैसे नहीं देते। अगर मैं स्कूल का बिजनेस कर रहा हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो हर साल फीस के हवाले से डिफॉल्ट कर जाते हैं। तो स्कूल और यूनिवर्सिटी ने मुझे एक एवरेज बता दिया 5% या 10%, फॉर सपोज 10% बताया कि हर साल हमें 10% फीस कलेक्ट नहीं होती और वो बाद में जाके बैड डेट हो जाती है। ये मुझे एक परसेंटेज मिल गई। अब मुझे कैसे काम करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे ट्रेड रिसीवेबल हैं, जो भी मेरे ट्रेड रिसीवेबल हैं एट द ईयर एंड, ये हमेशा एट द ईयर एंड कैलकुलेट किया जाता है। जो भी मेरे ट्रेड रिसीवेबल एट द ईयर एंड, उन पे मैं क्या करूंगा, एक स्पेसिफिक परसेंटेज अप्लाई करूंगा जो कि सवाल में दी हुई है 10%। जो आंसर आएगा वो मेरे पास कहलाएंगे फ्यूचर के बैड डेट्स। इनको हम क्या कहते हैं, डाउटफुल डेट। जो आंसर आएगा वो मेरे क्या है, फ्यूचर के बैड डेट्स। एक मिनट वेट कीजिएगा, जस्ट एक मिनट वेट कीजिएगा। गाइस मेरे साथ हैं आप लोग? आर यू विद मी? Yes, sir. Yes, sir. लाइक फॉर सपोज मेरा पहला साल था, मेरा ईयर 1 था, ठीक है, मेरा ईयर 1 था। मेरे ईयर 1 में जो मेरे ट्रेड रिसीवेबल सवाल में दिए हुए थे, वो थे $10,000। ये मेरा ईयर 1 था, ठीक है। ये हर साल किया जाता है। फिर ईयर 2 आ गया। ईयर 2 के एंड पे, ईयर 1 मेरा पहला साल था, ये पहले साल के एंड पे मेरे जो डेटर्स थे वो थे 10,000, मतलब 10,000 रुपये मुझे लेने थे। और ईयर 2 के एंड पे मेरे पास आ गया कितना, $30,000, ठीक है। अब सवाल आ जाता है कि डाउटफुल डेट निकालो। क्या निकालो? डाउटफुल डेट निकालो। क्या आपके डाउटफुल डेट कितने बनेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, फॉर सपोज हमारा ईयर 1 है, तो ईयर 1 के आखिर में हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल कितने हैं, हमारे पास 10,000। हम लिखेंगे 10,000, 10,000 पे लगाएंगे 10%। ये कितना आ जाएगा मुझे बताएं? ये आ जाएगा 1,000। ये मेरे हो जाएंगे फ्यूचर के डाउटफुल डेट। मतलब फ्यूचर में जाके मुझे 1,000 रुपए का लॉस होना है, मेरे 1,000 के बैड डेट्स होने हैं। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। इस तरीके से ईयर 2 है, ईयर 2 है। ईयर 2 में क्या होगा, अब ईयर 2 में हमारे पास साल के आखिर में कितने डेटर्स हैं, 30,000 है। साल के आखिर में कितने डेटर्स हैं, 30,000 है। तो हम क्या करेंगे, 30,000 लेंगे और 30,000 पे लगाएंगे 10%। ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3,000। तो ये 3,000 क्या हो जाएंगे, मेरे फ्यूचर के बैड डेट्स हो जाएंगे। ये फ्यूचर में जाके बैड डेट मेरे होने हैं। अब मसला क्या है, मसला ये है कि ये जो हम डॉटफुल डेट निकाल रहे हैं ना, ये जो हम डॉटफुल डेट निकाल रहे हैं, ये हम इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हमारा प्रॉफिट कम हो जाए, प्रॉफिट ज्यादा ना हो। और ये हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हमारे एसेट भी कम हो। एसेट से मुराद ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल भी हमारे कम हो जाए और हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए फिर एक अकाउंट बनाते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट भी कम हो और हमारे एसेट भी कम हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, एक टी अकाउंट बनाते हैं। उसको हम कहते हैं प्यार से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एक टी अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम हम रखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एक टी अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम हम रखते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये अच्छी तरह देख लें, ठीक है। एक टी अकाउंट बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं टी अकाउंट? क्योंकि हमें दो काम करने हैं, हमें दो काम करने हैं। हमारे एसेट भी कम करने हैं और साथ में हमें प्रॉफिट भी रिड्यूस करना है। तो वो टी अकाउंट कैसे बनता है, जरा गौर सुनना। ये टी अकाउंट जो बनाया जा रहा है ना, इसका मेन मकसद क्या है, आपके एसेट को कम करना। मेन मकसद जो इसका टी अकाउंट का है। तो मुझे पता, अच्छा, तो ट्रेड रिसीवेबल को कम करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी अकाउंट जो किसी एसेट को कम करने के लिए बनाए, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट। हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्ट्रा एसेट। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट होता है। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको बनाने का तरीका ये है
कि आपने पहले साल में फ्यूचर बेडेड निकाले, कितने आए? 1000 आए। कितने आए? 1000 आए। तो इसकी एंट्री की जाती है बकायदा, इसकी एंट्री की जाती है। इसकी एंट्री क्या होती है? हमें प्रॉफिट भी कम करना है और एसेट भी कम करना है। तो प्रॉफिट कम करना है, तो प्रॉफिट कम करने के लिए क्या किया जाता है? इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर दिया जाता है। इनकम स्टेटमेंट जब भी डेबिट हो तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट हो जाएगा डेबिट, आपके सामने आ जाएगा 1000। आप 1000 से इनकम स्टेटमेंट को कर देंगे डेबिट। और ये प्रोविजन का अकाउंट बनाया, ये हमने क्यों बनाया? एसेट को कम करने के लिए। तो एसेट जब भी कम होगा, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? एसेट जब भी कम होता है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? संजना के अलावा बाकी लोग Credit. बताएं। क्रेडिट Credit. होगा। क्रेडिट होगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट है जो हमने बनाया, उसको हम कर देंगे क्रेडिट। ठीक है। अभी मैं अकाउंट बनाना समझा रहा नहीं हूँ, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो ये अकाउंट है हमारे पास, हम यहाँ जाके 1000 लिख देंगे। इसके रेफरेंस में हम यहाँ लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। ये हमारा पहला साल था, ईयर 1 था। ईयर 1 के एंड पे हम क्या करते हैं? इस अकाउंट के दोनों साइड का टोटल करते हैं। अभी सिर्फ समझें खाली, अभी मैं अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ आपको। तो ये आ जाएगा 1000, ये भी आ जाएगा 1000, और बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा? अच्छा, इसका बैलेंस सीडी मालूम किया जाता है, क्योंकि इस अकाउंट के में बनाने का मकसद क्या है? एसेट को कम करना है। ये कॉन्ट्रा एसेट है, ये एसओएफपी में जाता है। ये अकाउंट कहाँ जाता है? एसओएफपी में। तो इसके प्रॉपर बैलेंस निकलेंगे। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर हमारे फ्यूचर के बेडेड कितने आ गए? 3000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगा 3000 से, और हमें एसेट भी कम करना है, तो हमारा प्रोविजन क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो 3000 हम यहाँ क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। इसके रेफरेंस में आ जाएगा इनकम स्टेटमेंट, दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4000, ये हो जाएगा 4000, और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस सीडी 4000, और यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस बीडी 4000। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है मेरी? ये अकाउंट हमने क्यों बनाया? ये एसेट को कम करने के लिए बनाया। गाइस, मेरी बात क्लियर हो Yes. रही है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा। Yes, sir. अब आते हैं इस अकाउंट को बनाने का तरीका क्या है। ये तो मैंने समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट करने के लिए आपको किया है। ठीक है। अब मैं बताता हूँ इस अकाउंट को बनाते कैसे हैं। आप छोड़ देंगे मुश्किल तरीका है, मैं आपको इजी तरीका बता रहा हूँ इस अकाउंट को कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो ये अकाउंट बनता है हमारे पास एसेट को कम करने के लिए। तो अब इस अकाउंट को बनाना कैसे है, तो एक इजी तरीका है, वो सीखना है। देखो, ये कॉन्ट्रा एसेट है, इसका बैलेंस बीडी किस तरफ आएगा मुझे बताएं। ये एसेट को कम करने के लिए बनता है, एसेट का अपोजिट है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा? डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? Credit. क्रेडिट साइड पे। शाबाश बेटा। तो हम यहाँ लिख देते हैं बैलेंस बीडी। इसका बैलेंस बीडी हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। क्यों? क्योंकि ये एसेट को रिड्यूस करने के लिए बनता है। ठीक है। अच्छा जी, और बैलेंस सीडी कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड पर आएगा। तो आपने क्या करना है, जब भी ये अकाउंट बनाना हो, जब भी ये अकाउंट बनाना हो, आपने ये वाली चीज फाइंड करनी है। जस्ट ये आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी आपको। आपने सिर्फ ये बैलेंस सीडी फाइंड करना है। बैलेंस सीडी को फाइंड कैसे करते हैं? बड़ा आसान सा तरीका है। जो भी आपके पास ईयर एंड पे ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हों, जो भी ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हों, आपने क्या करना है? उन पे परसेंटेज अप्लाई कर देनी है। जैसे मैंने यहाँ पर की थी कि हमारे पास ईयर एंड पे कितने डेटर्स थे? 10,000। मैंने 10% लगाया, आंसर आ गया 1000। आपने 1000 यहाँ लिख देना है। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है? आपने दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल किया आपने, जो बैलेंसिंग फिगर होगी ना, वो बैलेंस सीडी नहीं कहलाएगी। जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो बैलेंस सीडी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि वो आपने निकाल लिया ऑलरेडी। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी, वो अमाउंट कहाँ चला जाएगा? हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में चला जाएगा। ठीक है। यही बैलेंस सीडी आगे जाके क्या बन जाएगा? बैलेंस बीडी बन जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर आपने बैलेंस सीडी निकालना है, तो बड़ा आसान है। आपने क्या करना है? नेक्स्ट ईयर जो भी ट्रेड रिसीवेबल दिए हों, आपने उन पे क्या करना है? परसेंटेज अप्लाई कर देनी है। जो आंसर आ जाए आपने यहाँ लिख देना है। फिर आपने दोनों साइड का टोटल करना है। सिर्फ आपने ये वाले आइटम देखने हैं, ये वाले ऊपर वाले इग्नोर कर दें। ठीक है। तो जिस साइड आंसर आ जाए, जिस साइड आंसर आए, डेबिट साइड भी बैलेंसिंग फिगर आ सकती है, क्रेडिट साइड भी आ सकती है। आपने रेफरेंस में क्या लिखना है? इनकम स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है। तो एक छोटा सा सवाल इसका कर लेते हैं अभी से।
फॉर सपोज हमारा बिजनेस शुरू हुआ 2001 में, 1 जनवरी 2001 में हमारा बिजनेस क्या हुआ, कमेंस हुआ। 31 दिसंबर 2001 को जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल आ रहे थे वो थे $30,000, ठीक है। और 31 दिसंबर 2002 को जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल आ रहे थे वो थे 50,000, वो थे हमारे 70,000। अब पेपर में सवाल आया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाए एट 10%, ठीक है। पेपर में सवाल है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाए एट 10%, कैसे बनाएंगे। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैलेंस बीडी से, ठीक है। बैलेंस बीडी से, बैलेंस बीडी यहाँ क्या है, निल है, क्योंकि पहला साल है तो निल है, आएगा ही नहीं। बैलेंस सीडी हमें निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। कितने लीटर है हमारे पास पहले साल, 30,000। तो 30,000 को मल्टीप्लाई कर दें 10% से, यू विल गेट 3,000। हम 3,000 यहाँ लिख लेते हैं। टोटल करें, ये हो जाएगा 3,000, ये हो जाएगा 3,000, और डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 3,000। यहां तक मेरी बात क्लियर है जी गाइस? कश्यप बेटा, संजना बेटा, यहां तक मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. और संजना बेटा, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ईयर क्या होगा हमारे पास, ये जो बैलेंस सीडी है, ये जो बैलेंस सीडी है, ये आगे क्या बन जाएगा, जाके बैलेंस बीडी बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 3,000, और यहाँ हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है नेक्स्ट ईयर, दैट इज 70,000। 70,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10% के साथ, आंसर वुड बी 7,000। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, अब Sir, आपने क्या balance करना है। missing भी हो सकता है। हाँ, मिसिंग भी हो सकता है, बैलेंस बीडी मिसिंग भी हो सकता है। तो मिसिंग होगा तो क्या करेंगे वो बता सकता हूँ, लेकिन ओ लेवल में ऐसा सवाल आज तक नहीं आया। ओ लेवल में जितने भी आज तक मैंने सवाल देखे ना, उसमें बैलेंस बीडी ज्यादातर गिवन होता था, ज्यादातर गिवन, या तो पहला साल होता था आएगा ही नहीं, या फिर गिवन होता था। पर आईजीसी में से सवाल आए जो जिसमें मिसिंग होता है, उसमें फिर ये सीन होता है, अगर वो मिसिंग हो ना, मिसिंग, तो आपने ओपनिंग डेटर्स पे लगाना है परसेंटेज। लाइक फॉर सपोज अगर ये वाला बैलेंस वीडियो मिस कर देता है, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर वो मिस कर देता है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि हम सबको पता है ये जो बैलेंस बीडी है ये पिछले साल का क्या था, बैलेंस सीडी था। तो जो भी पिछले साल के एंड में डेटर थे उस पर आप 10% लगा लें, फाइंड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मिसिंग Yes. हो तो आपने क्या करना है, जो पिछले साल के एंडिंग डेटर्स थे या इस साल के ओपनिंग डेटर्स थे, आपने उस पर लगानी है परसेंटेज, ठीक है। तो ये आ गया Okay, हमारे sir. पास 7,000। तो यहाँ का टोटल आ रहा है 7,000, यहाँ का टोटल आ रहा है 3,000। इसको इग्नोर कर दें, आप टोटल के बाद देखें, टोटल के बाद देखें। सर तो वो ये हो ऊपर जाएगा, जो आपने लिखा है बैलेंस बीडी क्रेडिट पे सबसे पहले, जी जी, उसमें आपने अमाउंट नहीं लिखी। हाँ। तो वो पहला साल था ना, मैंने इससे डैश लिखा है, यहाँ पे आएगा ही नहीं वैसे, ये समझाने के लिए अच्छा, मैंने लिखा है, लिखना ही नहीं चाहिए था मुझे, ठीक है। सही, ठीक, ठीक है सर। तो ये डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4,000, कितना आ जाएगा 4,000, और उसके आगे हम लिख लेंगे इनकम स्टेटमेंट। यहाँ तक बातें क्लियर है मेरी? यस सर। संजना बेटा, आप भी बता दें, कुछ बोले कि क्लियर है या नहीं है। यस सर। Okay, आपकी आवाज बड़ी धीमी आवाज आ रही है, बकायदा लग रहा है कि आपको पूरी तरह बात कर रही है। अच्छा, ओके, सही है। फातिमा बेटा, आपका बीच में शायद डिस्कनेक्शन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको बात समझ में नहीं आई होगी। जी सर, मैं वो रिकॉर्डिंग देख लूंगी, मेरा इंटरनेट पता नहीं चल रहा था। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं। तो टी अकाउंट बनाना मैं सिखा रहा था इन बच्चों को, कॉन्सेप्ट से बच्चे समझ गए थे, टी अकाउंट बनाना सिखा रहा था कि टी अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। तो इन बच्चों को मैंने सिंपल ये कहा था कि आपने बैलेंस सीडी फाइंड करना है, बाकी सारा ऑटो मूड है, बाकी सारा ऑटो मूड है। बैलेंस सीडी फाइंड करना है और फिर बाद में टोटलिंग करनी है, आ जाएगा, ठीक है। अकाउंट बनाने का मेन मकसद क्या है कि हमें अपने एसेट भी रिड्यूस करने हैं, प्रॉफिट तो रिड्यूस कर लेंगे, एसेट भी रिड्यूस करने हैं, ठीक है। तो एसेट को रिड्यूस करने के लिए हम ऐसा करते हैं। अच्छा जी, तो एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं ताकि अच्छी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।
अब जरा मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा मूड चेंज कर रहा हूँ। हमारा साल शुरू हुआ 1 जनवरी 2001 से, ठीक है, ये हमारा पहला साल था। 31 दिसंबर 2001 को हमारे डेटर्स थे $40,000, ठीक है। 31 दिसंबर 2002 को हमारे डेटर्स थे $90,000, ठीक है। अगर आपके डेटर्स बढ़ेंगे तो आपका प्रोविजन भी बढ़ेगा, ये सब में याद रखिएगा। आपका शक भी बढ़ता जाएगा, आपका लॉस भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमें पता है हर साल हमें 10% नहीं मिलने वाले। तो जितना ज्यादा जो कलेक्शन वाला अमाउंट है, बर्डन है, बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा आपका इनकम स्टेटमेंट में लॉस भी बढ़ता जाएगा। अच्छा जी, अच्छा, लेकिन 31 दिसंबर वाला साल बहुत अच्छा साल था। आपने तकरीबन पुराने खाते भी रिकवर किए, और जो उस साल सेल हुई थी उसमें से भी बैलेंस रिकवर किया। तो अल्लाह के फजल करम से आपका बैलेंस हो गया 50,000, ठीक है। ये जो डेटर्स है ना हमारे, ये ओवरऑल होते हैं, यानी ये ट्रेड रिसीवेबल एट द ईयर 1 आ रहे हैं 40,000, ये आ रहे हैं आफ्टर ईयर 2, मतलब पहला और दूसरे साल के मिला के 90,000, और ये आ रहे हैं एट द ईयर 3, यानी 3 साल के बाद हमारे पास ये डेटर बने, ठीक है। अच्छा जी अब अकाउंट बनाना है इसका। पेपर में सवाल आता है कि यार प्रोविजन का अकाउंट बनाओ, कैसे बनाएंगे। सो बना लेते हैं प्रोविजन का अकाउंट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो हमारा पहला साल है, ईयर 1 है। ईयर कौन सा है? 2001। हम लिखते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी ये प्रोविजन का अकाउंट होता है, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, एसेट को कम करने के लिए बनता है, ठीक है। तो इसमें बैलेंस आएगा क्योंकि हमें बैलेंस एसओएफ में ले जाना होता है। तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड पे आएगा। ये कॉन्ट्रा एसेट है, एसेट का अपोजिट है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आता है। कैश का देख लें, कोई भी नॉन करंट एसेट का देख लें, ट्रेड रिसीवेबल का देख लें, ये सारे डेबिट साइड पे आते हैं। तो ये कॉन्ट्रा एसेट है, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएगा। तो पहला साल है, मैंने कहा ये हमारा बिगिनिंग था, तो ये बैलेंस निल आएगा। उसके बाद लिखते हैं बैलेंस सीडी। डेट आएगी 31 दिसंबर 2001। तो बैलेंस सीडी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आसान सा तरीका है, आपके पास डेटर्स कितने हैं? आपके पास डेटर है 40,000। 40,000 पे लगाएं आप 10%, जाएगा हमारे पास 4,000। सर परसेंटेज 4,000 गिवन हम यहाँ होगी? पे लिख लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज गिवन होगी, मैंने परसेंटेज लिखी नहीं है, मैं भूल गया परसेंटेज। मैं हमेशा क्लास में पढ़ाते वक्त परसेंटेज भूल जाता हूँ। परसेंटेज गिवन होगी आपको, मैं लिख लेता हूँ। ये मेरा मसला है, मुझे देनी चाहिए थी, ठीक है। अच्छा जी, सो चलते हैं आगे। अब दोनों साइड का टोटल करेंगे। ये हो जाएगा 4,000, ये हो जाएगा 4,000, एंड यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 4,000। ये चला जाएगा आपका इनकम स्टेटमेंट में, ठीक है बेटा। और इसमें डेट हमेशा क्लोजिंग लिखते हैं। ये हमारा पहला साल था, तो पहले साल में तकरीबन जितना अमाउंट होता है वो सारा ही जाता है इनकम स्टेटमेंट में। अगर पहला साल हो तो उसमें सीडी और इनकम स्टेटमेंट वाला अमाउंट हमेशा सेम होता है। अब नेक्स्ट ईयर है 2002, तो नेक्स्ट ईयर है बैलेंस बीडी कितना होगा? अब नेक्स्ट ईयर जो बैलेंस बीडी ना वो यही वाला होगा, जो सीडी ना ये आगे जाके बीडी हो जाएगा। तो ये हमने लिख दिया 4,000। अब बैलेंस सीडी की तरफ आ जाए। ठीक है, तो यहाँ कितने लीटर्स है हमारे पास देख लें, 90,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 9,000। अब इनकम स्टेटमेंट में हमेशा डिफरेंस जाता है, क्योंकि इनकम साल की बनती है और एसओएफपी ओवरऑल बनती है। ओवरऑल एसओएफपी एक डेट पे बनती है और इनकम स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर ईयर की बनती है, ईयर की बनती है।
तो हमने 4000 रिकॉर्ड कर लिए हैं। ये जो ऊपर मैंने 4000 लिखा है ना, मतलब जो भी फ्यूचर में लॉस होना है उसमें से 4 रिकॉर्ड। अब वो फ्यूचर का मतलब ये नहीं है अगला साल, वो कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आंसर आ रहा है 9000, मतलब फ्यूचर में हमें लगता है हमारा लॉस रिवाइज हो गया। लास्ट ईयर हमें लगता था कि 4000 का लॉस होगा, अब हमें लगता है आगे जाके 9000 का लॉस होगा। तो 4000 हमने रिकॉर्ड कर लिया है पिछले साल। तो इनकम स्टेटमेंट में हर साल जो रिवीजन हुई है ना, जो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। यहाँ का टोटल आएगा 9000, यहाँ का टोटल आएगा 4000। ठीक है, तो हमेशा ज्यादा बार लिखते हैं, ये हो जाएगा 9000, ये हो जाएगा 9000। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास आंसर 5000। यानी इनकम स्टेटमेंट में हम क्या लेके जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में हम जो है कॉपी एंड देन पेस्ट। इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेके जाएंगे। ठीक है बेटा, यहां तक मेरी बात समझ आ रही है? दोनों साइड का टोटल यस करके सर। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो जाएगी हमारे पास। इनकम स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर ईयर की बनती है। तो हर आपने लास्ट ईयर आपको लगता था आपका 4000 का लॉस होगा, आपका पहला साल था तो 4000 पूरे ही लेकर गए। अब आपको लगता है कि यार मेरे डेटर में इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब मुझे लॉस भी फ्यूचर में ज्यादा होगा। आपको लगता है आपका 9000 का लॉस होगा, तो 4000 आप रिकॉर्ड कर चुके हैं ऑलरेडी। आपने क्या करना है, जस्ट 5000 और करना है। तो हम लोग तो दोनों साइड का टोटल करके 5000 निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब अगला साल है। अगले साल हमारे पास 2003 में आ जाते हैं। बैलेंस बीडी क्या होगा, जो पिछले साल का सीडी था। तो बैलेंस ये आ गया था 9000, तो यह कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। और हमें सीडी निकालना है हमें। ठीक है, हम लिखेंगे 31 दिसंबर। डेट वेट का ख्याल क्या करें बेटा? अच्छा जी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डेटर कम हो गए माशाल्लाह से, हमें पैसे रिकवर हो गए, बेहतरी की तरफ चले गए। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5000। ठीक है, अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? ये है 9000, ये है 5000, कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? क्रेडिट। क्रेडिट साइड, शाबाश बेटा। तो हम टोटल लिखेंगे 9000। अब यहाँ पता है हम डिफरेंस वहां लिखते हैं जो कम हो, इस साइड आएगा। सर ये समझ में नहीं आया, डिफरेंस इस साइड आ रहा है हमारे। आपके पास आंसर शो नहीं हो रहा है स्क्रीन पे यार, ये क्यों हो रहा है यार? नेट थोड़ा एक मिनट वेट कीजिएगा यार।
मैं ये कह रहा था, देखिए में क्या था, और क्या रहा है? एक मिनट कीजिएगा, मैं दूसरा कनेक्शन लगा लेता हूँ। जो हुई, देखें, थर्ड ईयर में बैलेंस बीडी मेरे पास 9,000 आ रहा था और बैलेंस सीडी मेरे पास 5,000 आ रहा था, जो कि मैंने कैलकुलेट किया था। तो जब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो हम टोटल हमेशा वही लिखते हैं जो ज्यादा होता है। तो वो आपके पास था 9,000, तो मैंने 9,000 लिखा। अच्छा, तो अब क्या हमारे पास डिफरेंस इस साइड आएगा, तो डिफरेंस इस साइड पे आएगा, नहीं होना आपने, ठीक है। उसका मतलब क्या, मैं उस पे आ रहा हूँ। तो डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 4,000 का डिफरेंस आ जाएगा, 4,000 का डिफरेंस आ जाएगा। इसके रेफरेंस में हम लिख देंगे इनकम स्टेटमेंट, हम लिख लेंगे इनकम इनकम स्टेटमेंट और डेट लगा देंगे 31 दिसंबर। अच्छा सर, डिफरेंस जो ये इस साइड आया, इसका क्या मतलब है? तो देखें, ये अकाउंट जो हम क्यों बना रहे हैं, ये अकाउंट इसलिए बना रहे हैं अपने एसेट को कम करने के लिए, और जो भी फ्यूचर लॉसेस हैं वो रिकॉर्ड करने के लिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपको लगे कि आपका फ्यूचर लॉस कम हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर आपको लगता है आपका फ्यूचर का लॉस कम है और आपने पीछे लॉस ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, पीछे लॉस ज्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, अपने प्रॉफिट को आपने बहुत कम कर दिया है, तो प्रॉफिट को बढ़ाना भी तो चाहिए ना। देखो, प्रॉफिट का रियल होना जरूरी है, मतलब आपका प्रॉफिट ऐसा हो, जो लॉस हो वो उसमें से माइनस होना चाहिए। जो लॉस हुआ ही नहीं वो क्यों आप माइनस कर रहे हैं? तो देखें, पिछले साल हमने कितना, पहले साल हमने कितना माइनस किया था लॉस, 4,000 का। नेक्स्ट ईयर हमने कितना माइनस किया, 5,000 का। तो टोटल हम 9,000 का लॉस माइनस कर चुके हैं। आप बैलेंस शीट को देख सकते हैं, टोटल लॉस 9,000 है। लेकिन अब हमें लगता है कि हमारा फ्यूचर का लॉस 5,000 है। क्यों? क्योंकि हमारे 40,000 की अमाउंट रिकवर हो गई। अब हमें लगता है 90,000 में से 40,000 रिकवर हो गए, बाकी बच गए 50,000। तो अब हमें लगता है कि हमारा फ्यूचर का लॉस कम है, क्योंकि हमें पैसे रिकवर हो गए। तो फ्यूचर का लॉस हमें कितना लगता है, 5,000। कितना लगता है, 5,000। तो इट मीन्स कि हमने जो अपने इनकम स्टेटमेंट में जाके प्रॉफिट को कम किया था, तो हमने ज्यादा से कम किया है। हमने 9,000 रुपए से प्रॉफिट को कम किया है, जबकि कम कितने से करना था, 5,000 से। तो हम क्या करेंगे, 4,000 रुपए से प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। इन शॉर्ट में ये बताना चाह रहा हूं कि जब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आए, जब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे आए तो ये बिजनेस के लिए इनकम है। जब इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट साइड पे आए तो ये बिजनेस के लिए लॉस है। और जब इनकम स्टेटमेंट डेबिट साइड पे आए तो ये बिजनेस के लिए क्या है, फायदे की बात है। बिजनेस के लिए एक अच्छी बात है कि उनके फ्यूचर के लॉसेस कम हो रहे हैं। यहां तक मेरे साथ हैं? यस सर। अगर कोई बात नहीं, अभी सिर्फ आप ये फोकस करें कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक है, इस पे इंशाल्लाह हम बात करेंगे कल की क्लास में, जो है कि बीडी का क्या मतलब होता है, इनकम स्टेटमेंट में क्या मतलब होता है, फर्दर क्या ट्रीटमेंट होती है, हम उसको सीखेंगे। अभी सिर्फ अकाउंट बनाना सीखें, और जो भी बैलेंसिंग फिगर होती है वो हम इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं। इसकी एंट्रीज क्या होंगी ये इंशाल्लाह हम कल सीखेंगे। यहाँ तक कोई सवाल? हाँ सर। चलो, अगर आप 5 मिनट दे तो मैं एक चीज और भी सिखा देता हूँ, क्या हाल है? अगर आप थके नहीं हो, बोर नहीं हो, तो एक छोटी सी चीज और भी सीख लेते हैं। हम अपना काम का लोड कम कर लेते हैं, जैसे आप बोले। यस सर, मैं बोलिए। कंटिन्यू कर लेते हैं, ताकि अच्छा लोड कम हो जाए ना, हम टॉपिक जल्दी जल्दी कवर कर लें, आपके एग्जाम्स करीब आ रहे हैं। अच्छा जी, तो एक चीज और है, जल्दी सीख लेते हैं, वो है एक चीज और है जिसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट।
देखो ये जो प्रोविजन था हम क्यों बना रहे थे, ताकि हमारा एसेट कम हो और हमारा प्रॉफिट कम हो। तो how does this provision या doubtful debt will impact income statement? इनकम स्टेटमेंट पे किस तरह इम्पैक्ट पड़ेगा? तो हमने ये 3 साल का प्रोविजन बनाया, 3 साल का, तो हमारा 3 साल का प्रॉफिट होगा। 2001 में भी आ रहा होगा, 2002 में भी आ रहा होगा, 2003 में भी प्रॉफिट आ रहा होगा। तो हमारे पास ये जो प्रोविजन है ना, ये 2 जगह जाता है। एक तो होता है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस। इनकम स्टेटमेंट में क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये प्रोविजन वहां एक्सपेंसेस में जाता है। अच्छा जी, एक्सपेंस में कब जाता है? जब आपका पहला साल हो, जब आपका पहला साल हो, या जब आपका प्रोविजन क्या हो रहा हो? इंक्रीज हो रहा हो। क्या मतलब है, मैं जरा समझाता हूँ। एक्सपेंस में कब शो करते हैं इसको? देखो, इनकम स्टेटमेंट में ये वाली अमाउंट जाती है जिसके आगे इनकम स्टेटमेंट रेफरेंस में आ रहा हो। बैलेंस कभी भी नहीं जाता, ये ध्यान बैठा ले। बैलेंस बीडी और सीडी कभी भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं जाता। इनकम स्टेटमेंट में वो अमाउंट जाएगी जिसके आगे रेफरेंस में आपने इनकम स्टेटमेंट लिखा है। ठीक है, अच्छा जी। दूसरी बात, इनकम स्टेटमेंट यहाँ क्रेडिट साइड पे आ रही है, इनकम स्टेटमेंट यहाँ क्रेडिट साइड पे आ रही है। इनकम स्टेटमेंट जब भी क्रेडिट साइड पे एज अ रेफरेंस आए, या प्रोविजन जब भी क्रेडिट हो, तो इसका मतलब ये हमारा एक्सपेंस है। ये हमारा क्या एक्सपेंस है? लाइक ये देखें, 4000 यहाँ पे आया, 5000 यहाँ पे आया। ये क्या शो कर रहा है कि हमारे फ्यूचर के लॉसेस में इजाफा हुआ। पहले 4000 था, अब 5000 और बढ़ गया। ठीक है, अच्छा जी। तो जब भी आपके पास इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट साइड पे एज अ रेफरेंस आए, क्रेडिट साइड पे एज अ रेफरेंस आए, तो हम ये क्या करते हैं? ये जाके लिखते हैं, उसमें जाके एक्सपेंस में जाके लिखते हैं। तो हमारे पास पहले साल में कितना आया था? 4000 आया था, हम 4000 रुपए लिख देंगे। नेक्स्ट ईयर हमारे पास 5000 आया था, हम 5000 लिख देंगे। सर यहाँ आपने इंक्रीज का वर्ड यूज किया है, व्हाट डज दिस शो? इंक्रीज का मतलब ये होता है, ये हमारे पास ओपनिंग प्रोविजन है, कितना है? 4000। और ये हमारे पास बैलेंस सीडी कितना है? 9000। तो मुझे बताएं, 4000 से 9000 हो गया, इंक्रीज हो गया ना आपका प्रोविजन। आपका जो लॉस है फ्यूचर का, आपको लगता था 4000 होना है, अब वो 9000 हो गया, मतलब आपका लॉस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इसको हम कहते हैं इंक्रीज इन प्रोविजन। जब भी आपके पास बैलेंस सीडी ज्यादा होगा ना, तभी आपके पास इनकम स्टेटमेंट इस साइड आएगी। लेकिन जब आपके पास बैलेंस सीडी कम हो रहा होता है, रिड्यूस हो रहा होता है, लाइक यहाँ बीडी 9000 है, यहाँ सीडी 5000 है, इन आपका बैलेंस सीडी रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो आप देखें, डिफरेंस यहाँ पे नहीं आया, डिफरेंस यहाँ पे आया। तो प्रोविजन का बढ़ना हमें क्या शो करता है? कि हमारे फ्यूचर के लॉसेस बढ़ रहे हैं। और प्रोविजन का कम होना क्या शो करता है? हमारे प्रोविजन फ्यूचर के लॉसेस कम हो रहे हैं। वो एसेट होता है, वो इनकम होता है आपके लिए। ठीक है, अच्छा जी। तो इसके साथ साथ दूसरा काम हम ये करते हैं, एक और हेड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं अदर इनकम के नाम से हेड कहते हैं उसको हम। ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद बनता है, अगर आपने इनकम स्टेटमेंट बनाई हो। तो वहां जाके हम क्या करते हैं? लिखते हैं डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। वहां जाके लिखते हैं डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो हमारे पास देखें, डिक्रीज कब हुआ था प्रोविजन में? किस साल हुआ था? बीडी आपके पास इतना आ रहा है, सीडी आपके पास 5000 आ रहा है, बीडी 9000 है, सीडी 5000 है। आपका प्रोविजन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और जब भी आपके पास इनकम स्टेटमेंट डेबिट साइड पे है ना, एज ए रेफरेंस इनकम स्टेटमेंट डेबिट साइड पर आए, तो ये हमारे लिए क्या है? इनकम है, इनकम। इसको हम क्या करेंगे? इसको हम अदर इनकम में जाके लिखेंगे। कितनी थी बेटा? 4000 थी। यहां तक बातें क्लियर है मेरी? यस सर। यहां तक बातें मेरी क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा सर और क्या चीजें हैं? इसके अलावा और चीजें भी आती हैं। ठीक है, इसके अलावा बेड डेट भी आता है एक्सपेंस में, और इसके अलावा अदर इनकम में बेड डेट रिकवर्ड भी आता है। बेड डेट रिकवर्ड भी आता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लें। ठीक है, तो ये तो यहाँ था नहीं, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। तो ये भी ध्यान में रख लें कि आपके पास बेड डेट रिकवर्ड भी आता है। तो आज के लिए इतना ही सही है, हम कल की क्लास में बाकी चीजें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा।